हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो बात करें हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ 100% वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चन को आप लोग को स्किप नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में है। जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं वो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे काफी मेहनत से आप लोग के लिए कलेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम बता दें, चैप्टर का नाम क्या है, तो हमारे चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है हम लोग जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह आपको रेगुलर इसी टाइम पे एक एक वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग अच्छी तरह से इसको देखना चाहते हो तो पहले एक बार इस अपने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मोबाइल के स्क्रीन में आपको अच्छी तरह से ना दिखे, लेकिन फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे अजातशत्रु है, उसके बाद अशोक है, या फिर समुद्रगुप्त है। क्या हो जाएगा? तो आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका पूरा डिटेल्स इस क्वेश्चन का नीचे में दिया हुआ है, चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए इजी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स कर दिया आप लोग के लिए, काफी मेहनत से बनाया हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को तो लाइक बनता है। ठीक है, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है कि जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो है वो किस वंश के काल में था? मौर्य होगा, गुप्त होगा, हर्यक होगा, या फिर कुषाण होगा? तो डिफरेंस को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के काल में था। किसके काल में था? हर्यक वंश के काल में था। जीवक वैद्य क्या था? एक जो है आपका हर्यक वंश काल था। और ये जो आपका महात्मा बुद्ध के एक निजी वैद्य थे, यानी उसका निजी अपना पर्सनल जिसको हम कहते हैं पर्सनल वैद्य थे। और ये जो है गरीबों का जो निःशुल्क इलाज करता था। ठीक है, गरीबों का ऐसा निःशुल्क बिना पैसे से, और अमीर से जो पैसा लेता था उसको गरीबों में बांटता था जीवक वैद्य। ठीक है, चलिए इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, यानी निगरानी किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन अशोक है, कनिष्क है, रुद्रदमन है, स्कंदगुप्त है। देखो सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, और फिर जो है बाद में अशोक ने इसमें कई नहरें निकलाई सिंचाई के लिए। ठीक है, फिर जो है रुद्रदमन के काल में ये सुदर्शन झील की जो है वो टूट गया। ठीक है, इसकी दीवारें वगैरह जो है टूट गए, जिससे रुद्रदमन जो है इसका जो है मतलब फिर से पुनः जो तैयार करना चाहता, तो जनता ने इसका विरोध किया, बोला कि नहीं, फालतू के पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। तो फिर इसी वजह से रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खुद के पैसा, बिना जनता से टैक्स वसूले, खुद के पैसे से जो पूरे झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ठीक है, देखो ऑप्शन है गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। तो डिफरेंस को पता होगा, पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना जो हमारा इन तीनों नदियों के संगम में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के संगम में। ठीक है, इन सभी के संगम में जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय जो किस शासक को जाता है? ऑप्शन देखिए, अशोक है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, नेपोलियन है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी होगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त क्या था? ये गुप्त शासक थे जिन्होंने हूनों को हराया था। ठीक है, अपने राजरोहण के तुरंत बाद जो है ये स्कंदगुप्त को हूनों का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने पहले ही यूरोप और एशिया दोनों के लिए खुद को आतंक साबित कर दिया था। ठीक है, तो ये डिटेल्स दिया हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 पूछ रखा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो डिफरेंस को पता होगा, यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता है उसको हम लोग किसको कहते हैं? नेपोलियन को कहते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है भारत का है वैसे। ठीक है, लेकिन अगर यूरोप समुद्रगुप्त की तरह जो कि यूरोप में थे जिसका नाम था नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसको हम यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं नेपोलियन को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 पूछ रखा है कि किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? कौन से अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त, या इनमें से सभी? तो भूमिदान का जो मिलता है वो मिलता है आपका प्रभावती गुप्त से। कौन से अभिलेख से? तो प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावती गुप्त साम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कौन है, बताइए। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कौन है? ऑप्शन है मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन काल जो है क्या है? सातवाहन वंश जो प्राचीन भारत का राजवंश है, सातवाहन राजाओं में 450 वर्षों तक जो शासन किया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा। आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी में देखना है तो एक बार फुल स्क्रीन कर लीजिए, और फुल स्क्रीन में सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे, काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 पूछ रखा कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के अनुमान वाला प्रथम अभिलेख जो कहाँ मिला था? ऑप्शन देखिए, अरन सागर, गुर्जरा, मस्की या फिर जूनागढ़। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? सबको पता होना चाहिए, अशोक ने जो है कलिंग युद्ध में काफी जो है, इस युद्ध में काफी लोगों की मतलब जान गई थी, काफी लोग घायल हो गए थे, काफी लोग जो है यहाँ पे घायल होकर के मतलब बेघर हो गए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का जो 13वें शिलालेख मिलता है, कौन से शिलालेख पे? 13वें, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यही युद्ध के बाद जो अशोक जो सुधर गया था, लोगों के प्रति जो है एक तरह का दया इसके अंदर आ गया था, और फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद पूरा जो प्रचार प्रसार में लग गया अपने धर्म का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास सलाध्य प्रयास किया? यानी अशोक का मतलब इतिहास को पढ़ने का यानी उसका अध्ययन करने का जो प्रयास किसने किया? सिर्फ अभिलेख के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका देवत्य रामकृष्ण भंडार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो महाराष्ट्र के इतिहास शोध थे एवं पुरातन शास्त्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना जो है कौन सा है? मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना चैतन्य होगा, स्तूप होगा, गुहा स्तूप होगा या स्तंभ होगा? तो मौर्य कला की बात पूछी जा रही है, तो मौर्य कला का जो सबसे जो है वो स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये स्तंभ नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए, गुहा वास्तुकला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि गुहा वास्तुकला भारतीय प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। अशोक के शासनकाल में गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि इंडिका की रचना जो है किसने की थी? इंडिका की रचना सबको पता होना चाहिए। इंडिका जो है ये किसकी रचना? कौटिल्य, जिसको हम कहते हैं चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। किसने किया था? सॉरी, इंडिका बोल रहा है ना, अर्थशास्त्र की रचना चाहे मतलब चाणक्य ने किया था। इंडिका की रचना आपका मेगास्थनीज जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इंडिका और आपका जो है अर्थशास्त्र, ये दोनों से ही हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है और इंडिया के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। ठीक है, देख पर आप लोग, इंडिया नामक पुस्तक रचना यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो तत्कालीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज उस समय भारत की तत्कालीन दशा देखकर उसी आधार पर उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उसमें पूरी चर्चा की गई है मौर्य वंश के बारे में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछा प्रयाग प्रस्ती की रचना जो किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, कालिदास होगा, बन्नभट्ट होगा, हरिसेन होगा, पतंजलि होगा। प्रयाग प्रस्ती की रचना पूछ रखा है, तो प्रयाग प्रस्ती की रचना जो किया था किसने किया था? तो हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों काल, गुप्त जो है उस टाइम पे गुप्त के काल में जो आया था वो फहियान आया था। कौन आया था? फहियान आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास का किस काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पूछ रखा है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश या फिर पाल? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था, सबको पता है, ये जो है काफी अच्छा शासक माना जाता है मौर्य वंश का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौटिल्य की कीर्ति जो है वो क्या है? यानी कौटिल्य क्या लिखा है? मेघदूत, अर्थशास्त्र या फिर मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार? तो करेक्ट आंसर होगा आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, मेगास्थनीज भारत में किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में जो है किसके शासक, यानी कौन से शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी जो होती है वो कहाँ से होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमारा जो होती है वो होती है प्रयाग प्रस्थित से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रखा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो उदयन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नौरतन किस शासक के दरबार में रहते थे? नौरतन किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य? करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पूछ रखा है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कौन है? कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रखा है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो की थी वो अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी यानी प्रिय शाह कहा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको पता होना चाहिए, अशोक को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो था वो था आपका लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टकसाल हम उस कारखाने को कहते हैं जहां सरकार के अधीन देश को चलाने के लिए मुद्राओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मौर्यकाल में इस साल कारखाने का प्रधान लक्षणाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष क्या होता है कि एक उच्च अधिकारी का पद होता था। किसी देश या राज्य की संपूर्ण मुद्रा पद्धति इस उच्च अधिकारी के अधीन ही रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें जो है जानकारी मिलती है मौर्य काल की। किसकी? मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि ने प्राणी के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी है जो क्या कहते हैं व्याकरण महाभाष्य का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में जो है चाणक्य का उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे। इसमें तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, लेकिन पतंजलि के महाभाष्य में चाणक्य नाम से कोई इसका रोल था, इसके बारे में पतंजलि के महाभाष्य में कुछ भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है धम्म महामातरों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामातरों को जो नियुक्त किया था अशोक ने किया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रखा है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से राजवंश की जानकारी जो मिलती है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों के लेखक जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कैटिलियर, इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? तो बोलेंगे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था चोल, पल्लव, चालुक्य। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जातिकूट नहीं, यहाँ पे राष्ट्रकूट होना चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रकूट आंसर होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें, डेफिनेशन को पता होगा, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रखा है पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या कितनी है? डेफिनेशन को पता होगा, पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रखा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक डेफिनेशन को पता होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी अर्थशास्त्र पूछ रखा है कैटिले जिसको हम चाणक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया के लेखक मैगस्थनीज है। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में जो कहा गया है उसको कहा गया गणतंत्र कहा गया। क्या कहा गया? गणतंत्र। वज्जी या विज्जी प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, कई छोटे छोटे राज्यों को मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रखा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनपद किसी उस भौगोलिक भूखंड संरचना को कहते हैं जहां पर जन यानी लोगों का वास होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो किस चीजों के बने होते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ब और स दोनों, चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 38 पूछेगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय भद्र द्वारा। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो उदय भद्र द्वारा। ठीक है, उदय भद्र द्वारा की गई थी और स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा पाकिस्तान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे? ये पाकिस्तान। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है टोटल 39 क्वेश्चन कवर किया है और ये 39 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगा। अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। टोटल हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को कवर किए हैं और आगे के एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम हो, ये 100% आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सारे क्वेश्चन को आप लोग जो अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, पूरे डिटेल के साथ नीचे में दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखें तो आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी तरह से एक पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे दोबारा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, बाकी पीडीएफ्स वगैरह लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे। ठीक है, कॉल करके आप लोग चाहे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ये नंबर पे कॉल करके आप लोग कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपका राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला आपको क्या मिलना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या गलती हो रही है, ये सारी चीज आपको जो भी मन में आया पूरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।